अमीर वर्सेस गरीब बहन। सीतापुर नाम के गांव में दो बहनें रिया और प्रिया अपने माता पिता के संग रहती थी और वो लोग बहुत ही गरीब थे और दोनों बहनों की स्कूल की छुट्टी होने पर वो लोग गांव के पास वाले रेलवे स्टेशन पर खिलौने बेचने जाया करते थे ताकि वे अपने माता पिता की थोड़ी सी मदद कर सके। इसी तरह एक दिन दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पर खिलौने बेच रही थी कि तभी वहीं पर एक चाय की दुकान पर रखा एक गैस सिलेंडर फट जाता है और वहां पर आग लग जाती है। तभी वहां पर लोग गैस सिलेंडर के धमाकों को बम का धमाका समझकर वहां से अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और इस भगदड़ में दोनों बहनों का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है और प्रिया घबराकर पास में खड़ी एक ट्रेन में चढ़ जाती है और उसका ट्रेन में पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी वो ट्रेन भी वहां से चलने लगती है। तभी वहां भगदड़ खत्म होने के बाद रिया अपनी बहन को ढूंढने लगती है। प्रिया, तू कहाँ चली गई मेरी बहन? तभी काफी समय रेलवे स्टेशन पर ढूंढने के बाद भी रिया को अपनी बहन नहीं मिलती है और तब वो उदास होकर अपने घर चली जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बता देती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम वैसे ही अपनी गरीबी से इतना परेशान हैं और अब तूने हमसे हमारी बच्ची भी छीन ली। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। वहाँ प्रिया ट्रेन में बेहोश एक बड़े शहर में पहुँच जाती है। तभी ट्रेन में सफाई कर रहे कर्मचारी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तभी प्रिया ट्रेन से नीचे उतरकर वहाँ स्टेशन पर घूमने लगती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? तभी प्रिया रेलवे स्टेशन से बाहर जाती है और सड़कों पर चल रही गाड़ियाँ और लोगों की भीड़ देख प्रिया को कुछ समझ में नहीं आता और वो दुखी होकर रोने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रहे दयालु रामलाल की नजर प्रिया पर पड़ती है। अरे, क्या हुआ बेटी? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तभी प्रिया रोते हुए उस आदमी को सारी बातें बताती है और प्रिया की ये हालत देखकर रामलाल को उस पर बहुत तरस आता है और वो उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला करता है क्योंकि रामलाल भी अकेला था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। इसलिए वो प्रिया को अपनी बेटी मानकर उसकी देखरेख करने लग जाता है और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और तभी एक दिन रिया के गांव में अकाल पड़ जाता है और रिया और उसके माता पिता एक एक दाने के मोहताज हो जाते हैं। माँ, इस साल हमारे गांव में अकाल पड़ गया है और हमारे ऊपर पहले से ही दुकानदार का बहुत सारा कर्ज है, तो अब हमारा गुजारा कैसे होगा? क्या करूं बेटी, यही चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है। लगता है अब इस गांव में हमारा गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए अब हमें शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम ढूंढना होगा, वरना यहाँ तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम सही कह रही हो रिया की माँ, हमें आज शहर के लिए निकल जाना चाहिए। माँ, हम अपनी गाय को भी अपने साथ ले चलते हैं, वरना हमारे पीछे इसका ख्याल कौन रखेगा? तभी वो तीनों अपना सामान एक गठरी में बांध लेते हैं और शहर की तरफ जाने लगते हैं और उनके पास ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो पैदल ही शहर की तरफ जाने लगते हैं और 2-3 दिनों से भूखे होने के कारण उन लोगों की हालत खराब हो गई थी। रिया तो किसी तरह अपने आप को संभाल ले रही थी, लेकिन उसके माता पिता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। खासकर उसके पिता विनाश को खाना ना मिलने की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है और चलते चलते विनाश अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। माँ, देखो पिताजी बेहोश हो गए हैं। अरे नहीं, अब हम क्या करें? हमें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। माँ, आप यहीं रुको, मैं पता लगाती हूँ, शायद यहीं कहीं आसपास कोई हॉस्पिटल मिल जाए। तभी रिया भागती हुई सड़क के पास बसे एक बस्ती में पहुँच जाती है और बस्ती के लोगों से हॉस्पिटल के बारे में पूछने लगती है। तभी कुछ लोग उसे पास के एक क्लिनिक के बारे में बता देते हैं और रिया वहां जाकर डॉक्टर से विनती करके डॉक्टर को अपने साथ लेकर जाती है। तभी डॉक्टर विनाश का चेकअप करते ही अफसोस के साथ कहता है, देखिए, आप दोनों ने थोड़ी देर कर दी, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे और अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
ये सुनकर रिया और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगते हैं और वो दोनों किसी तरह विनाश का क्रियाक्रम करके शहर की ओर चलने लगते हैं। और कुछ दिन चलने के बाद आखिरकार वो दोनों अब शहर पहुंच जाते हैं। अरे माँ, ये शहर तो बहुत बड़ा है और यहाँ कितनी तरह की दुकानें भी है ना, और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ हमें कहीं ना कहीं कोई काम तो मिल ही जाएगा। इसके बाद वो दोनों कई सारी दुकानों पर काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी दुकान वाला काम नहीं देता और वो दोनों परेशान होकर सड़कों पर भटकने लगती है। और अब रिया की गाय भी भूख के मारे परेशान होने लगी थी। माँ, मुझे लगता है हमारे गाय को बहुत भूख लगी है, हमें इसके लिए चारे का इंतजाम करना होगा। तभी रिया को एक बड़े से घर के सामने एक गार्डन दिखाई दिया। देखो माँ, वहाँ ढेर सारी घास है, चलो हम अपने गाय को वहाँ ले चलते हैं, वहाँ इसका घास खाकर पेट भर जाएगा। तभी इसके बाद रिया अपनी गाय को घर के सामने वाले गार्डन में घास खिलाने लगती है। तभी अचानक उस घर का मालिक विक्रम बाहर आ जाता है। अरे, तुम लोग कौन हो और अपनी इस गाय को मेरे गार्डन में क्यों घुमा रही हो? तभी रिया और उसकी माँ विक्रम के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माफ करिएगा साहब, वो हमारी गाय बहुत दिनों से भूखी है, इसलिए मैं इसे इस गार्डन में ले आई। दोनों माँ बेटी के फटे पुराने कपड़े और उनका ये व्यवस्थ सा चेहरा देखकर विक्रम को उन पर तरस आ जाता है। ओह, ये बात है, लगता है तुम दोनों गांव से आई हो। सही कहा साहब आपने, हम दोनों शहर में काम के लिए भटक रहे हैं, लेकिन हमें कहीं काम नहीं मिला, और अगर आपके पास कोई काम हो तो आप हमें दे दीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा। देखिए, इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही रहते हैं और मुझे अपने घर में काम करवाने के लिए कुछ नौकरों की जरूरत है। चलो, मैं तुम दोनों को ही काम पर रख लेता हूँ, 2 टाइम का खाना और महीने के अच्छे पैसे मिलेंगे तुम्हें। ये सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है और विक्रम का शुक्रिया अदा करने लग जाती है। और तभी विक्रम अपनी पत्नी मायरा को बुलाकर उनके बारे में बताता है। मायरा बहुत ही घमंडी थी, वो उन दोनों से ठीक से बात भी नहीं करती और उन दोनों को तुरंत घर के कामों में लगा देती है। और फिर सारा काम खत्म होने के बाद रिया रात में मायरा से खाना मांगती है। मेम साहब, हम दोनों ने घर का सारा काम खत्म कर लिया है, अब आप हमको कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अरे जरा ठहरो, पहले मैं अपने कुत्ते को तो खाना दे दूं, उसके बाद ही तुम दोनों को खाना दूंगी, जब तक तुम दोनों यहीं पर बैठ जाओ। मायरा की ये बात सुनकर दोनों माँ बेटी वहीं फर्श पर बैठ जाती है और उसके बाद मायरा अपने कुत्ते के सामने ढेर सारा खाना रख देती है, लेकिन मायरा का कुत्ता थोड़ा सा खाना खाकर वहाँ से चला जाता है। अरे, इसने तो ये सारा खाना छोड़ दिया। अच्छा, एक काम करो, तुम दोनों इस खाने को खाकर खत्म कर दो। ये सुनती ही दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अरे, तुम लोग इतना क्या सोच रही हो? तुम दोनों मेरी नजरों में मेरे कुत्तों से भी बढ़कर नहीं हो, और मैं इसका बचा हुआ खाना तुम्हें दे रही हूँ, यही तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए चलो चुपचाप खा लो। ऐसा कहकर मायरा अपने कमरे में चली जाती है और वो दोनों माँ बेटी बहुत ही भूखी थी, इसलिए मजबूर होकर वो दोनों उस कुत्ते का छोटा खाना खा लेती है। फिर अगले दिन से रोज इसी तरह मायरा अपने कुत्ते का छोटा खाना उन दोनों माँ बेटी को दिया करती थी। और दूसरी तरफ मायरा का पति विक्रम इन सब बातों से अनजान था और उधर काम छूट जाने के डर से रिया भी उससे शिकायत नहीं करती थी। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और मायरा दोनों माँ बेटी पर अत्याचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, और अगर दोनों से कोई भी गलती होती थी तो मायरा उनके डंडे से पिटाई भी किया करती थी। और वहाँ जब भी रिया की गाय गार्डन में घास चरने जाती तो मायरा डंडे से उसकी भी पिटाई करती थी। और अपनी गाय को मार खाता देख रिया से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए वो अपनी गाय को घर से दूर एक बगीचे में चराया करती थी। तभी एक रात मायरा घर का दरवाजा ठीक से बंद करना भूल जाती है और इस बात का फायदा उठाकर एक चोर घर में घुस जाता है और चोर मायरा के कमरे में रखे सारे जेवर और पैसे चुराकर वहां से भाग जाता है। तभी अगली सुबह, चलो मायरा, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना पार्टी शुरू हो जाएगी।
बस 5 मिनट दो, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी मायरा जेवर निकालने के लिए अलमारी खोलती है और अलमारी से सारे जेवर गायब देख उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मैं तो लुट गई, मेरे तो सारे जेवर चोरी हो गए, अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ? देखिए ना, मेरी अलमारी से सारे जेवर गायब है। हे भगवान, मेरे लाखों रुपए के जेवर चोरी हो गए और मुझे तो पूरा शक है कि मेरे जेवर उन दोनों माँ बेटी ने ही चुराए होंगे। ऐसा मत कहो मायरा, वो दोनों तो कितनी शरीफ है। जरूर ये काम किसी शातिर चोर का होगा। तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, जाकर कंप्लेन करते हैं। अरे, जब चोर घर में ही है तो पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? चलो उन दोनों से पूछते हैं। इसके बाद मायरा जबरदस्ती विक्रम को रिया के पास ले जाती है। क्या हुआ मेम साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या? देखो तो जरा, चोरी करके कितनी शरीफ बन रही है। चल जल्दी से मेरे जेवर वापस कर, वरना मैं तुम दोनों का सर फोड़ दूंगी। मेम साहब, ये आप क्या कह रही हो? हमने तो कोई जेवर नहीं चुराया। तभी मायरा कोने में रखी दोनों माँ बेटी की गठरी खोलकर सारे कपड़े इधर उधर फेंकने लगती है। तभी अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें रिया और प्रिया दोनों बहनें हंसते हुए खड़ी थी और उस तस्वीर को देखते ही मायरा की आंखें नम हो जाती है। अरे, ये तस्वीर तेरे पास कहाँ से आई? ये मेरी और मेरी बहन की बचपन की तस्वीरें हैं। मेरी बहन बचपन में ही रेलवे स्टेशन पर मुझसे बिछड़ गई थी। ये सुनकर मायरा फूट फूट कर रोने लग जाती है। क्या हुआ मायरा, तुम अचानक इस तरह क्यों रो रही हो? विक्रम, ये मेरी माँ और मेरी बहन है। बचपन में ही मैं इनसे बिछड़ गई थी। हे भगवान, मैंने अपने हाथों से इन दोनों पर कितना अत्याचार किया, मुझे माफ कर दो। उसके बाद मायरा उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और रिया और उसकी माँ उसे माफ कर देती है और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। और इसी तरह एक बिछड़ी बहनें मिल जाती है और सब कुछ अब ठीक हो जाता है और अब वो सब हंसी खुशी साथ में रहने लग जाते हैं। राजकुमारी बनी गुलाब का फूल। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ साम्राज्य के राजा महेंद्र प्रताप की शादी कनकपुर की रानी सुमित्रा के संग हुई थी। महेंद्र प्रताप अपनी रानी के संग खुशी खुशी महल में रहा करते थे। उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उन दोनों की कोई संतान नहीं होती, जिस वजह से उनके जिंदगी में थोड़ी सी उदासी छा जाती है। एक दिन जब महेंद्र प्रताप युद्ध करने के लिए दूसरे साम्राज्य जाते हैं तो वो युद्ध जीतकर वापस आते हैं और अपने साथ उस साम्राज्य की रानी कनिका को भी लेकर आते हैं और उससे शादी करके उसे छोटी रानी का दर्जा दे देते हैं। कनिका बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी, इसलिए वो सुमित्रा और महेंद्र प्रताप का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ये लीजिए महाराज, जूस पी लीजिए और सुमित्रा दीदी आप भी लीजिए। अरे छोटी रानी, तुम हम लोगों का कितना ख्याल रखती हो। सच में तुमसे शादी करके तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। महेंद्र प्रताप की ये बात सुनकर सुमित्रा कनिका से मन ही मन जलने लगती है और कहती है, अरे कनिका रानी, तुम्हें भी तो इस महल में आए हुए कितना समय हो गया, लेकिन तुमने भी महाराज को अभी तक कोई संतान नहीं दिया। कहीं तुम भी मेरी तरह तो नहीं? ये बात सुनकर कनिका बहुत उदास हो जाती है और अपना सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है, लेकिन रानी कनिका को कोई भी संतान नहीं होती और महल में फिर से उदासी छा जाती है। ऐसे ही एक दिन फिर महेंद्र प्रताप युद्ध करने के लिए दूसरे साम्राज्य जाते हैं। सुनिए छोटी रानी, मैं युद्ध करने के लिए दूसरे साम्राज्य जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना और इस महल के लोगों का ध्यान रखना। ऐसा बोलकर महेंद्र प्रताप वहाँ से चले जाते हैं और कनिका महल में अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। वो दिन भर बैठे बैठे बोर हो जाती है। तभी उनके दिमाग में एक सुझाव आता है और वो अपने अनाथ भाई बहनों को अपने घर में ले आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम लोगों के आने से तो इस महल में रौनक आ गई है, वरना तो पहले ये महल काटने को दौड़ता था। अब तुम लोग मेरे साथ यहीं रहना, हम लोग खूब बातें करेंगे और खूब मस्ती करेंगे, ठीक है? हाँ दीदी,
आपने हम अनाथों को इस महल में लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए हम जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे और आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हाँ दीदी, भैया सही कह रही है, आप बहुत अच्छी हो और हम आपको अब छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। सुमित्रा ये सब बातें सुन रही होती है और मन ही मन कनिका से जल रही होती है और तभी वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, उस कनिका ने तो पहले आकर मेरी जगह ले ली और अब अपने इन अनाथ भाई बहनों को भी महल में ले आई। कहीं महाराज इस कनिका के भाई को तो इस महल का वारिस ना बना दे, और अगर ऐसा हुआ तो इस महल में खाली उस कनिका का राज होगा और मेरी तो फिर कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे महाराज के आने से पहले ही इसके भाई बहनों का काम तमाम करना होगा। ऐसा बोलकर सुमित्रा मन ही मन खुश होने लगती है और अगले ही दिन वो कनिका के भाई को मार देती है और उसे ले जाकर अपने महल के पीछे वाले बगीचे में गाड़ देती है। चलो, एक को तो मैंने रास्ते से हटा ही दिया, अब बची वो दोनों बहनें। यहाँ कनिका पूरे महल में अपने भाई को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको अपना भाई कहीं नहीं मिलता और वो बहुत उदास हो जाती है और अपनी बहनों के पास चली जाती है। पता नहीं भाई कहाँ चला गया है, ऐसा तो वो कभी नहीं करता। क्या वो मुझे छोड़कर चला गया है? दीदी आप चिंता मत करो, हम दोनों आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आपके पास रहेंगे। ऐसे ही समय के गुजरने के साथ साथ कनिका भी अपने भाई को भूलने लगी थी और वो अपना सारा प्यार अपनी दोनों बहनों पर लुटाया करती थी। उनके संग खेलती थी, बातें करती थी। और ऐसे ही एक दिन कनिका अपनी बहनों से कहती है, मेरी प्यारी बहनों, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम लोगों को ही इस महल की अगली महारानी बनाऊंगी। सुमित्रा वहाँ बैठे बैठे ये बात सुन रही होती है और कनिका की खुशी देखकर मन ही मन उससे बहुत जल भुन रही होती है। तभी वो वापस से अपने कमरे में जाती है और कहती है, उस कनिका पर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जब देखो तब अपनी बहनों के साथ बैठकर हंसती रहती है और अब उन्हें अगली महारानी भी बनाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो वो कनिका अपनी उन बहनों के साथ इस महल पर राज करेगी और मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, इसलिए मुझे अब इसकी इन बहनों को भी रास्ते से हटाना होगा। ऐसे ही एक दिन जब कनिका की बहनें महल के बगीचे में खेल रही होती है, तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और चुपके से एक जहरीला सांप उनके पैरों के पास छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो सांप उन्हें काट लेता है और वो दोनों वहीं मर जाती है। तभी कनिका उन्हें उठाकर वहीं गाड़ देती है जहाँ उसने उनके भाई को गाड़ा था। तभी कनिका अपनी बहनों को ढूंढने लगती है। मेरी बहनों, कहाँ हो तुम लोग? आज तुम्हें नहीं खेलना क्या मेरे साथ? कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। कनिका अपनी बहनों को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी बहनें कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर कनिका पूरे महल में उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। ये देखकर कनिका फिर से उदास हो जाती है और चुपचाप जाकर बैठ जाती है और सोचती है, क्या मेरी बहनें भी मुझे छोड़कर चली गई है जैसे पहले भाई गया था? कनिका बहुत ही दुखी हो जाती है और फिर से महल में अकेले पड़ जाती है। ये देखकर सुमित्रा बहुत खुश हो रही थी कि कनिका अब दुखी है और उसका साथ देने वाला भी अब कोई नहीं है। अब मुझे अच्छा लग रहा है, तुमने मेरी जगह ली थी ना, अब देखना मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगी। ऐसे ही समय के साथ कनिका हमेशा उदास रहा करती थी और महेंद्र प्रताप अपने साम्राज्य के कार्य में व्यस्त रहा करते थे, जिसकी वजह से वो कनिका को समय नहीं दे पाते थे। और ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी कुछ दिनों में सुमित्रा ने कनिका के भाई बहनों को जहाँ गाड़ा था, वहीं पर वो तीनों 3 पेड़ों के रूप में जन्म लेते हैं। उनमें से 2 सेब के और एक गुलाब के पौधे के रूप में उस जगह उग गए। और वो अपनी बहन को रोज इस तरह उदास बैठा देखकर वो लोग भी बहुत दुखी होते। हमारी बहन कितनी दुखी है, काश हम उनको जाकर बता पाते कि हम उनके आसपास ही हैं, हम लोग उन्हें छोड़कर नहीं गए हैं। हाँ भैया, आप सही कह रही हो, मुझसे भी दीदी की ये उदासी देखी नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन महेंद्र प्रताप फिर से युद्ध करने के लिए दूसरे साम्राज्य गए, तो इस बात का फायदा उठाकर सुमित्रा ने कनिका को महल से निकाल दिया। अरे ओ कनिका रानी, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ महल से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।
तभी कुछ दिनों में महेंद्र प्रताप युद्ध करके वापस आ जाते हैं और अपनी छोटी रानी को महल में ना पाकर वो सुमित्रा से पूछते हैं। अरे रानी सुमित्रा, हमारी छोटी रानी महल में कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहाँ गई है? क्या वो किसी काम से बाहर गई है? महाराज, रानी कनिका अपने भाई बहनों के चले जाने के बाद बहुत ही दुखी और परेशान रहा करती थी, जिस वजह से वो एक दिन महल छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और यहाँ से चली गई। महेंद्र प्रताप सुमित्रा की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और कुछ दिनों में वो भी इस बात को भूलकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। और वहाँ कनिका की वो पेड़ भाई बहन सुमित्रा की ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जिस वजह से ना ही उनके ऊपर कोई फल उगता और ना ही कोई फूल। और ऐसे ही कुछ समय बाद अचानक से गुलाब के पौधे पर एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल निकलता है। तभी वहाँ पर महल का माली आ जाता है और उस फूल को देखकर सोचता है, अरे ये फूल तो बहुत ही सुंदर है, ऐसा करता हूँ ये फूल तोड़कर राजा और बड़ी रानी को दे देता हूँ, जिससे वो बहुत खुश हो जाएंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे। तभी वो माली जैसे ही फूल तोड़ने जाता है, तभी अचानक उस फूल का पौधा अपने आप बड़ा होने लगता है। ये देखकर माली बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे ये फूल का पौधा अपने आप बड़ा कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। तभी जब माली दोबारा फूल तोड़ने जाता तो वो फूल का पौधा दोबारा बढ़ जाता। तभी माली वहाँ पर एक टेबल मंगवाता है और उस पर चढ़कर दोबारा से फूल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो फूल का पौधा उससे भी बड़ा हो जाता। तब माली वहाँ पर सीढ़ी मंगवाता है और उस पर चढ़कर फूल तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वो फूल का पौधा और भी ज्यादा लंबा हो जाता है। ये देखकर माली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो जाकर महल के सभी लोगों को ये बात बताता है। अरे भाइयों, तुम्हें पता है महल के अंदर एक ऐसा अद्भुत पौधा है जो अपने आप ही बड़ा हो जा रहा है और उस पौधे पर एक फूल है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उसे तोड़ पाना जैसे नामुमकिन सा है। माली की ये बात सुनकर महल के सभी लोगों ने फिर अपने अलग अलग तरीके से वो फूल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाते वो फूल का पौधा फिर से अपने आप बड़ा हो जाता। ऐसी ही ये बात पूरे साम्राज्य में फैल गई और जैसे ही महेंद्र प्रताप और उनकी बड़ी रानी को ये बात पता चलती है तो वो भी उस अद्भुत पौधे को देखने के लिए जाते हैं और कहते हैं, क्या इस साम्राज्य के सभी लोगों ने इस फूल को तोड़ने की कोशिश कर ली और इस फूल को कोई नहीं तोड़ पाया? हाँ महाराज, इस साम्राज्य के सभी लोगों ने इस फूल को तोड़ने की कोशिश कर ली, लेकिन इस फूल को कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन हाँ महाराज, जंगल में रहने वाली एक औरत है जिसने अभी तक इस फूल को तोड़ने की कोशिश नहीं की है। ये बात सुनकर महेंद्र प्रताप कहते हैं, ठीक है, उस जंगल में रहने वाली औरत को भी यहाँ बुलाओ और उससे भी फूल तोड़ने की कोशिश करवा कर देख लेते हैं। तभी उस जंगल में रहने वाली औरत को महल में बुलवाया गया और वो जैसे ही उस पौधे के पास गई तो उसका फूल उसकी तरफ झुक जाता है, जैसा कि उस फूल ने उसे पहचान लिया हो। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो दोनों पेड़ और ये गुलाब के फूल का पौधा रानी कनिका के ही गाड़े हुए भाई बहन हैं। तभी उस गुलाब के फूल ने सेब के पेड़ से कहा, अरे भैया, ये तो हमारी कनिका दीदी है, अब मैं क्या करूं? तभी सेब का पेड़, जो कि गुलाब के पौधे का भाई होता है, वो कहता है, अरे मेरी बहन, अब तुम कुछ मत करना, अब तुम बस टूटकर दीदी के चरणों में जाकर गिर जाओ। तभी वो गुलाब का फूल अपने आप टूटकर उस औरत के चरणों में जाकर गिर जाती है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी महेंद्र प्रताप अपने महल के लोगों से तहकीकात करवाते हैं, जिससे कि उनके सामने रानी सुमित्रा का सारा सच सामने आ जाता है और वो तभी रानी कनिका को आदर और सम्मान के साथ वापस महल बुला लेते हैं और रानी सुमित्रा को उम्र भर के लिए जेल में डलवा देते हैं और रानी कनिका महल में खुशी खुशी रहने लग जाती है। ये देखकर उनके पेड़ भाई बहन फलों और फूलों से भर जाते हैं, जिन्हें तोड़कर रानी कनिका उनका स्वाद लेती
और अपने भाई को याद करती। और वहीं गुलाब का फूल रोज टूटकर अपनी बहन के चरणों में गिर जाती और उन्हें छूकर खुश हो जाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।